देश दुनिया में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सीधे बात इजराइल और लेबनान की, क्योंकि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को खत्म करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट में हिजबुल्लाह के बद्र यूनिट के चीफ अबू रिदा के मारे जाने की संभावना है और इससे इजराइल के ऑपरेशन बेरूत का राउंड 2 कहा जा रहा है। क्या कुछ है मामला, देखिए रिपोर्ट में। कौन है मोसाद का मैजिक मैन? किसने दी नसरल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद होने की इंफॉर्मेशन? हिजबुल्लाह के भीतर कौन है वो भेदिया जिसने दी इजराइल को नसरल्लाह के लोकेशन की सटीक जानकारी? किसने पहुंचाई इजराइल डिफेंस फोर्स को मिनट टू मिनट नसरल्लाह के मूवमेंट की सूचना? डबल एजेंट ने कैसे बैरूत में बैठे बैठे ले ली नसरल्लाह की जान? पूरी दुनिया हतप्रभ है, कैसे मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह? वर्षों से सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला नसरल्लाह कहां रहता है, कहां से वीडियो जारी करता है, कहां बना है उसका गुप्त ठिकाना, कब बैठता है हेडक्वार्टर में, कब करता है मीटिंग? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद 20 सालों से इसकी इंफॉर्मेशन जुटा रही थी, लेकिन 26 सितंबर 2024 तक नसरल्लाह मोसाद के रडार को चकमा देने में कामयाब होता रहा। सवाल उठ रहे हैं कि 27 सितंबर की रात ऐसा क्या हुआ कि नसरल्लाह की लोकेशन मोसाद ने ट्रैक कर लिया? आईडीएफ ने फाइटर प्लेन F-35 को बैरूत रवाना किया और नसरल्लाह को ठिकाने लगा दिया। कौन है वो भेदिया? क्या है उसका नाम जिसने इजराइल को बताया नसरल्लाह का लाइव लोकेशन? 18 वर्षों से नसरल्लाह अंडरग्राउंड था। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडो तक को पता नहीं होता था कि नसरल्लाह कब कहां दिखाई देगा। लेकिन मोसाद ने फिर भी उसका काम तमाम कर दिया। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के अंदर बैठे इजरायली सोर्स ने नसरल्लाह का लोकेशन आईडीएफ के साथ शेयर किया। आईडीएफ ने इसकी तत्काल सूचना बेन्यामिन नेतन्याहू को दी, लेकिन उस वक्त नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे। इस बीच इजरायली एयरफोर्स ने तैयारी शुरू कर दी। F-35 फाइटर प्लेन में बंकर बस्टर बम फिट कर दिया गया। उधर भाषण खत्म होते ही नेतन्याहू ने फोन उठाया और इजरायली एयरफोर्स चीफ को बैरूत के हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में बैठे नसरल्लाह के खात्मे का ऑर्डर दे दिया। נסראללה לא היה עוד מחבל, הוא היה המחבל, הוא היה הציר של הציר, המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. הוא ואנשיו היו אדריכלי התוכנית להשמדת ישראל. הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. इजराइल अपने अस्तित्व के लिए चुनौती बने दुश्मनों का काम तमाम करने में धरती पर सबसे तेज काम करने वाला देश है। नसरल्लाह को मारने इतना आसान नहीं था, लेकिन जो आसान हो वो काम मोसाद के हिस्से नहीं आता है। देखिए रिपोर्ट। नसरल्लाह को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो आसान हो वो काम मोसाद के हिस्से नहीं आता। मोसाद तो वो है जो बदला लेने के लिए 15 सालों तक अपने दुश्मन का पीछा करता है, उन्हें मौत के घाट उतारता है, जिन्होंने म्यूनिख ओलंपिक के दौरान उसके 11 खिलाड़ियों को मारा था। 1972 की वो घटना पूरी दुनिया के सामने नजीर है कि मोसाद काम कैसे करता है।
फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ से जुड़े लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के तहत इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी। मोसाद ने उन सभी लोगों की हत्या की योजना बनाई जो किसी तरह से ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े थे। इस मिशन को नाम दिया गया रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर। मोसाद के एजेंटों ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े लोगों को दुनिया के कई देशों में घूम घूम कर मारा। खुफिया एजेंसी मोसाद कितनी सटीक जानकारी के साथ काम करती है, इसके अनेक उदाहरण हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान में छिपा रखा था। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडो का दस्ता जो रिवोल्यूशनरी गार्ड से थे उन्हें हानिया की सुरक्षा में लगाया गया था, लेकिन मोसाद के एजेंटों ने इस सुरक्षा दीवार में सींध लगा दी। हानिया की लाइव लोकेशन का पता लगाया। हानिया अपने 7 तालों वाले बंद दरवाजे के भीतर बैठा बैठा धमाके में बुरादा बन गया। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए चुनौती बने दुश्मनों का काम तमाम करने में धरती पर सबसे तेज काम करने वाला देश है। जादूगर की तरह काम करने वाला मोसाद यूं ही नहीं हैरत अंगेज ऑपरेशन के लिए चर्चित है। इसकी संगठनात्मक क्षमता, इसका सूचना तंत्र, इसके एजेंटों की बहादुरी और देश के प्रति समर्पण का भाव इन्हें दूसरी तमाम खुफिया एजेंसियों से अलग करती हैं। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि मोसाद आखिर ऑपरेशन को अंजाम कैसे देता है। मोसाद के कुल 6 डिपार्टमेंट हैं। पहला है कलेक्शन डिपार्टमेंट जो जासूसी कार्रवाइयों को अंजाम देता है। दूसरा है पॉलिटिकल एक्शन एंड लाइसेंस डिपार्टमेंट जो राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देता है और दूसरे देशों की सरकारों से डील करता है। तीसरा है स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, यही डिपार्टमेंट मोसाद के लिए खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देता है। चौथा है एलएपी डिपार्टमेंट जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा ऑपरेशन करता है। पांचवा है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो मोसाद के लिए हथियार, गैजेट जैसी चीजें डेवलप करता है। छठा है रिसर्च डिपार्टमेंट जो बैकग्राउंड से लेकर दूसरी चीजों की जानकारी एजेंसी को देता है। कोऑर्डिनेशन का अद्भुत नमूना है खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सरकारी संगठन पर जान छिड़कती है। यही कारण है कि मोसाद का करीब 7,000 स्टाफ हैं। इस जासूसी एजेंसी का सालाना बजट $3 बिलियन के आसपास है। रुपये में ये राशि 250 अरब से ज्यादा है। मोसाद के सबसे टॉप रैंक के अफसर इसके डायरेक्टर होते हैं। ये डायरेक्टर किसी अफसर शाही वाले तंत्र में फंसे बिना सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। जब नसरल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद होने की सूचना मिली तो न्यू ऑर्डर ऑपरेशन को अंजाम देने में इसीलिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त लगा। אזרחי ישראל, אלה ימים גדולים. אנחנו במה שנראה כנקודת מפנה היסטורית. לפני שנה, ב7 באוקטובר, אויבינו תקפו אותנו וחשבו שישראל בדרך להכחדה. שנה לאחר מכן, מכה אחר מכה, הישג אחר הישג, הם מבינים עד כמה התקוות שלהם התפוגגו. ישראל בתנופה. אנחנו מנצחים. אנחנו נחושים להמשיך להכות באויבינו, להשיב לבתיהם את תושבינו ולהחזיר את כל חטופינו. और चलिए अब आपको बताते हैं